Good morning students, this is Savita and welcome back to my channel. We have started the series of class 11 and this is part 1, the statistic. So we have done one video earlier. If you have not watched that video, that was meaning of statistic, go and watch that video and then come to this topic because this is the features of statistic and one must understand the meaning of statistic to get this topic. Okay, let's get started with the video. Let's quickly revise the meaning of statistic. So statistic means quantitative information or quantification of the facts and finding. अब इसका मतलब क्या है कि every information that can be presented in numerical number with some definite goals. कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं न्यूमेरिकल नंबर में एक्सप्रेस कर सकती हूँ और वो एक्सप्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा उसके पीछे कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पस है, कोई डेफिनेट गोल है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के पीछे, then it will be termed as statistic. Now let's start the features or characteristics of the statistic. The first one is aggregate of facts. I have said earlier also that any single number will not constitute statistic. The conclusion cannot be drawn from it. मतलब कि अगर मैं कह देती हूँ I got 100 marks in economics, तो इसका मतलब है कि ठीक है चलो 100 मार्क्स आए हैं, कोई भी इससे ना तो मैं उसे किसी चीज़ से अभी कंपेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कोई और डेटा बोला ही नहीं है और ना ही उससे मैं कोई कंक्लूजन निकाल सकती हूँ. बट इफ़ आई विल से आई गॉट 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड माई फ्रेंड गॉट 99 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड का एक नंबर कम था मुझसे. Okay, so conclusion can be drawn if there is aggregation of the fact. With a single number, conclusion cannot be drawn. For example, it is stated that there are 1,000 students in our college. Then it is no statistical significance. इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है. But अगर मैं कह देती हूँ उसी के अंदर कि 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स फैकल्टी में हैं, 400 स्टूडेंट कॉमर्स फैकल्टी में हैं एंड 300 स्टूडेंट साइंस फैकल्टी के अंदर हैं, देन दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रही है हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के बारे में, जिससे कंपेयर किया जा सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कम स्टूडेंट्स है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स है. ओके, सो ये सिंगल डाटा स्टैटिस्टिक नहीं बनाता है. इसी की वजह से एक स्टेटमेंट है, इट इज़ कंक्लूडेड दैट ऑल स्टैटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक. मतलब कि सारे के सारे नंबर जो भी प्रेजेंट हैं वो स्टैटिस्टिक नहीं बन सकते हैं, बट जो भी स्टैटिस्टिक है वो ऑब्वियसली नंबर में ही एक्सप्रेस्ड होगी, बिकॉज ये हम अपने मीनिंग से भी क्लियर कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक का मतलब ही क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी क्लियर हो चुका है हमको कि कोई भी डाटा स्टैटिस्टिक बनने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटी नहीं होना चाहिए. वी हैव डन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव डाटा एंड द क्वालिटेटिव डाटा इन आर अर्लियर वीडियोस. ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए है, क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट चाहिए है. सो टू बिकम द स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए फैक्ट्स को. आइए समझते हैं. Statistics are expressed in terms of number. Qualitative aspect like small, big, rich or poor etc. are not called statistic. मतलब कि if I am saying that Anil Ambani और मुकेश अंबानी is richest person in the world, तो इसका मतलब है ये statistic नहीं है, लेकिन वहीं मैं उनकी जो अर्निंग्स है, इनकम है, उसको नंबर में एक्सप्रेस करके बताने लगूँ, then it will termed as statistic. Okay, Pathan is 6 feet and 2 inches and the Sachin is 5 feet 4 inches, then these are numerical numbers and these will be termed as statistic. Our next point is affected by multiplicity of the causes. Statistics are not affected by a single factor but are influenced by many factors. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor they would lose all their significance. कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होती है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे कि स्टैटिस्टिक चेंज होती है. फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी में के प्राइस में कोई चेंज आया तो वो प्राइस किसी एक रीज़न की वजह से तो चेंज नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई कम रही हो, डिमांड कम हो गई हो, वेजेस का प्राइस बढ़ गया हो, बारिश आ गई हो जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट खराब हो गया हो, एंड देयर आर सो मैनी अदर रीजंस बिहाइंड दैट. कोई भी एक रीज़न हमारी स्टैटिस्टिक को चेंज नहीं कर सकता है. देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, 30% राइज इन प्राइस में बी कॉज बाय सेवरल रीजन. सो द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी
कैन बी इंक्रीज बाय रिडक्शन इन सप्लाई, कि पीछे से सप्लाई आना बंद हो गया है रॉ मटेरियल का, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब कम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आगे जो प्राइस होगा उसका क्या देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इंक्रीज इन डिमांड, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो व्हाट विल प्रोड्यूसर डू, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है किसी कमोडिटी की तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ा देगा प्रोड्यूसर। राइज इन वेजेस एंड राइज इन टैक्सेस, राइज इन वेजेस एंड टैक्सेस का मतलब है कि उस कमोडिटी का कॉस्ट क्या होता जा रहा है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है तो उसके प्राइस में भी क्या आएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। सो यू कैन सी दैट स्टैटिस्टिक के अंदर कोई भी जो फैक्टर है वो सिंगल फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी स्टैटिस्टिक क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी क्या है, A reasonable degree of accuracy must be kept in mind while collecting statistical data। अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ लेट्स से बाय द सेंसस मेथड, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जा रही है, तो उसके अंदर रीजनेबल एक्यूरेसी क्या हो सकती है कि हर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की भी काउंटिंग की जाए। ये नहीं है कि आप जाके कॉलोनीज में और सेक्टर्स में जाके आपने काउंटिंग कर ली कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं एंड आपने वो झुग्गी झोंपड़ी में पटरी के साइड में रहने वाले लोगों को छोड़ दिया। दे आर ऑल्सो लिविंग इन द कंट्री, दे आर ऑल्सो लिविंग इन द इंडिया। तो अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो उस स्टैटिस्टिकल डेटा की आपने रीजनेबल एक्यूरेसी को हर्ट कर दिया है, आपने एक्यूरेसी नहीं रखी है। सो आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए आइदर यू आर डूइंग इट विद द सेंसस मेथड और बाय द सैम्पलिंग मेथड कलेक्ट किया है या फिर सैम्पलिंग मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डेटा ट्रू हो और प्रेजेंट कर रहा हो पॉपुलेशन को। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब है कि द डेटा विच वी आर गोइंग टू प्रेजेंट थ्रू स्टैटिस्टिक्स शुड बी कंपेरेबल। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि वो डेटा का क्या किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके एक दूसरे। एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, राम इज 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज 5 फीट, सोहन इज 60 kg ऑफ वेट। अब ये तीनों ही डेटा क्या है, तीनों ही डेटा को मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जो कंपेरिजन का बेस है वो सेम रहा होता, कंपेरिजन का बेस सेम का मतलब है कि हमने तीनों ही बच्चों की हाइट ही बताई होती या तीनों ही बच्चों की एज ही बताई होती या तीनों ही बच्चों का वेट बताया होता, तो मैं इजीली कंपेयर कर सकती थी कि किसका वेट किससे कितना ज़्यादा है, किसकी हाइट किससे कितनी ज़्यादा है। ओके, तो तभी ये स्टैटिस्टिक कहलाएगा। अगर इनको अलग अलग रख दिया जाता है तो वो एक सिंगल नंबर है, और आपको भी पता है कि एनी सिंगल नंबर विल नॉट कंस्टिट्यूट टू स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बनने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक बनाने के लिए हमें चाहिए एग्रीगेशन ऑफ द फैक्ट, और वो फैक्ट कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस को हम बार बार पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक बनने के लिए हमें दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए एंड एग्रीगेशन होना चाहिए वो डेटा, और विद सम प्रीडिटरमाइंड गोल, विद सम प्रीडिटरमाइंड पर्पस, कि वो जब डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस अगर कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा, वो स्टैटिस्टिक बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल नंबर या फिर एग्रीगेट नंबर विदाउट पर्पस इकट्ठे हो गए स्टैटिस्टिक नहीं है। कोई ना कोई मतलब ज़रूर रहा होगा उस काउंटिंग को करने में, उस न्यूमेरिकल नंबर को कलेक्ट करने में। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल फटाफट से। If the data pertaining to the farmer of a village is collected, there must be some predetermined purpose। मतलब कि अगर हम किसी गांव के फार्मर्स के बारे में कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या रहा होगा कि भाई फार्मर्स के पास ज़मीन कितनी है, फार्मर्स ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हैं, या फिर क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, कि वो लाइक फार्मर पुअर हैं या रिच हैं, या कोई जो भी उसके पीछे का रीज़न रहा होगा, दैट शुड बी प्री डिटरमाइंड। विदाउट प्री डिटरमाइंड गोल कोई भी स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक कलेक्ट करने के लिए हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। जैसे कि लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की रैली के अंदर 1 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और 2 लाख लोग मुंबई में इकट्ठे हुए हैं। अब रैली एक ही दिन में होनी है, 2-4 घंटे की रैली होती है। अब उस रैली में एक एक बंदे को जाके काउंट नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। तो उस केस में क्या किया जाता है, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है विद द क्राउड कि कितने लोग रहे होंगे। ओके, तो वहाँ पे भी वो क्या करें। आवर लास्ट पॉइंट इज
कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या है कि इफ़ यू आर कलेक्टिंग अ डेटा और आपने उसे रॉ डाटा ऐसे ही पड़े रहने दिया तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा, जब तक आप उसके सारे के सारे फैक्ट्स को, सारे के सारे कंटेंट को नहीं लिख देते हैं, नहीं बता देते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल कि सेंसस मेथड के थ्रू सारे के सारे फॉर्म्स भरे गए और उन फॉर्म्स को जाके ऐसे ही ऑफिस में पटक दिया गया। स्टैटिस्टिक तो है कि आपने कुछ फॉर्म्स भरे हैं, उसके अंदर का कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन आपने उसको सिस्टमेटिक लगाया नहीं है। सिस्टमेटिक लगाने का मतलब है कि एरिया वाइज आपको उसको डिवाइड करना था, फिर आपने उसे डिवाइड करना है काउंटिंग करने के बाद कि इस एरिया के अंदर लेट से 2 लाख वुमेन है एंड 4 लाख मैन है। आपने वो सारी चीज़ें नहीं की हैं और आपने बस उस न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करके और उन फॉर्म्स को साइड में रख दिया है, देन इट इज़ नॉट द सिस्टमेटिक मैनर ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक। अगर आपको स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करना है और उस डेटा को कलेक्ट करना है तो आपको उसे सिस्टमेटिक मैनर से लगाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ इसके लिए, देखिए For instance, data regarding the marks secured by the subject of a college with any reference of the class subject examination, minimum marks will not be lead to any conclusion. कहने का मतलब ये है कि किसी टीचर ने टेस्ट लिया या फिर कोई भी डेटा तैयार किया किसी एक क्लास का और ऑन दैट लिस्ट उसके ऊपर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है कि वो कौन सी क्लास का टेस्ट है, किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर कितने हैं, बस एक लिस्ट है। सो दैट विल नॉट टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बनने के लिए उसको क्या चाहिए, फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन चाहिए विद सिस्टमैटिक मैनर। तो फटाफट से एक बार रिवाइंड करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। एग्रीगेशन ऑफ द फैक्ट्स था, न्यूमेरिकल डेटा था, अफेक्टेड बाय मल्टीपल रीजंस था, रीजनेबल एक्यूरेसी, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब क्या था, द डेटा शुड बी कंपेरेबल। प्री डिटरमाइंड पर्पस था कि कोई भी स्टैटिस्टिक के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए, पहले से प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए। एंड द डेटा कैन बी एस्टिमेटेड ऑल्सो एंड कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। होप आपको ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉमेंट मी डाउन बिलो, आई विल try to answer your questions.